हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो किस तरह से वहाँ पे होगा और क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है। और कुछ डाउट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं तो इन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है और क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी रहती हैं, वहाँ पे प्रोसीजर क्या क्या किस तरह से रहता है। मैं अपना जो मेरा अनुभव है, जिस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसमें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है, जिस जोन से आपने अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा उसी जोन में होगा। और हर उसका जो मेन जोन सेंटर है एक ही जगह होता है, कई जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होते हैं, एक ही जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और वहाँ से आपको मेडिकल के लिए अलग अलग जगहों पे भेजा जाएगा, जो उस जोन में डिसाइडेड मेडिकल हॉस्पिटल हैं। रेलवे के 3-4 मेडिकल हॉस्पिटल रहते हैं, क्योंकि हर जोन में अलग अलग डिवीज़न है और हर डिवीज़न में एक एक मेडिकल हॉस्पिटल रहता है और वहाँ आपको भेजा जाता है। उस पर बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जब आप CEN 2019 जो नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी का, जब उसमें आप देखेंगे तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें ले जाने हैं, तो वो मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। बाकी जब रिजल्ट आता है उसके बाद से जब DB होने वाला रहता है तो उस समय भी एक बार मेल या फिर साइटों पे एक PDF आ जाती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने रहते हैं। तो आप CEN 2019 वाले में भी देख सकते हैं। चलिए मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी होती हैं। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने CEN 2019 का जो नोटिफिकेशन एनटीपीसी का था उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो आप इसमें से देख सकते हैं। बाकी मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट यही है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो उसका मार्कशीट आपको चाहिए, क्योंकि इसमें द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर्स नेम और मदर्स नेम मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन में जो आपने मेंशन किया है, ठीक है। वही वेरीफाई करने के लिए ये सब चीज़ें उसमें मांगी जाती हैं। दूसरा पॉइंट है +2 का या फिर इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी PUC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपने किया है। बेसिकली मैं कहूँ कि 10th का मार्कशीट हो और हाई स्कूल का मार्कशीट आपको लेकर के जाना है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सिटी डिग्री आपको ले जानी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जहाँ से अगर कुछ लोग ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, डिप्लोमा किया हुआ है आपने, तो वो डिग्री आपको ले जानी है। उसके बाद से आता है 4th नंबर पॉइंट है SC/ST का सर्टिफिकेट जो है आपको फॉर्मेट में ले जाना है, जो एनेक्जर 1 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो वो लोग आप बनवा लीजिएगा, अभी बहुत समय बचा हुआ है। OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट का भी जो एनेक्जर 2 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं। जो भी PDF है सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, तो आप एक एक चीज़ वहाँ पे जाकर के पढ़ लीजिएगा। 6th नंबर है नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो एनेक्जर 2 और A का जो फॉर्मेट है वो आपको लेकर के जाना है। इनकम असेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आपने EWS का फॉर्म भरा होगा सेक्शन में, तो आपको ये लेकर के जाना ही जाना है। अगर नहीं ले जाएंगे तो आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट, फ़ी वेवियर एग्जामिनेशन फ़ी में जब आपने जो अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए दिया होगा तो कुछ फ़ी कम लगा होगा, तो उसका भी एक फॉर्मेट है वो आप बनवा करके ले जाना है आपको। 9th नंबर है माइनॉरिटी कम्युनिटी के आपका डिक्लेरेशन है, तो अभी आपको एनेक्जर 4 के अनुसार जो है बनवा करके ले जाना है। 10th है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो आप जहाँ से पहले ड्यूटी करते थे तो उसका भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 11th नंबर है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन ऑफ द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो अलग अलग एनेक्जर दिया हुआ है जिस अनुसार आपका फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हैं, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो उसके अनुसार आपको सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना रहता है। 12th नंबर है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, वो भी आप देख सकते हैं फॉर्मेट दिया हुआ है। 13 नंबर है NOC फ्रॉम द सर्विस एम्प्लॉय विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विद द करंट एम्प्लॉयर, मतलब आप कहीं अगर जॉब करते होंगे तो वहाँ से भी आपको NOC लेकर के जाना है। कुछ लोग इसी डिपार्टमेंट में होंगे तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आप NOC आप डिपार्टमेंट से जा कर के ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाता है। 14 नंबर है NOC फ्रॉम द सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं आप, तो भी आप वहाँ से एक्स सर्विसमैन है तो आप NOC वहाँ से आप प्रोवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद से है 15वां पॉइंट गेस्टेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ अ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम में कोई परिवर्तन है या फिर पिताजी के नाम में कोई चेंजेज है तो उसके लिए आप कोई भी गेस्टेड नोटिफिकेशन के आधार पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपको बनवा करके ले जाना है। जैसे मैं एक तरह से कहूँ तो एफिडेविट आप जो है बनवा करके ले जाइएगा। 16 नंबर है कि रिसिप्ट ऑफ द ऑफलाइन पेमेंट, अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया हुआ था जब आपने फॉर्म भरा था SBI चालान या फिर पे स्लिप, तो उसको भी आप कंप्यूटराइज पोस्ट से अगर आपने किया होगा
तो आपको उसका पेमेंट का जो आपका डॉक्यूमेंट है, रिसिप्ट है, वो आप अपने पास रखिएगा। 17 नंबर है सेल्फ सर्टिफाइड बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए है, सेल्फ सर्टिफाइड आपका होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के आप हैं तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर का, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 नंबर का डिग्री ऑफ डाइवोर्स की कोई कंडीशन है तो वो भी है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, एफिडेविट बनवा करके। 21 नंबर है आपका डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड, अगर कोई ऐसे केस हैं जिनका मतलब हस्बैंड का डेथ हो गया है तो वो भी लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइएगा। 22 नंबर है एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हैं हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग ऑफ द CEN शुड गिव self declaration to the concerned employer about the detail of the application against the CEN as soon as they join. The acknowledged copy of this declaration along the NOC from the civil employer should be produced during the document verification. तो एक्स सर्विसमैन के लिए है, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है फॉर्म भरने के बाद या फिर उससे पहले अगर ज्वाइन किया हुआ है तो आपको NOC बनवा करके ले जाना है। नेक्स्ट है अगर कैंडिडेट्स हु विश द कंसीडर द अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व सीक एज रिलैक्सेशन का अगर आपने फॉर्मेट सबमिट किया होगा तो वो भी आपको उसका डॉक्यूमेंट आपको बनवा करके लेकर के जाना है वेरिफिकेशन के समय में, चाहे SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर EWS एक्स सर्विसमैन PWD जो भी PWD के कैंडिडेट हैं तो वो आपको बनवा करके ले जाना है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया आपको सर्टिफिकेट को लेकर के। अब मैं बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के समय में कैसे चेक होता है आपका डॉक्यूमेंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा नंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए जो भी डेट आपको डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो जिस दिन आपका डेट डिसाइड होगा उस दिन आपको मॉर्निंग में वहाँ पर जाना होता है। और वहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो जो भी अपने डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखे हैं तो उसका कम से कम कोशिश करिएगा कि हर एक डॉक्यूमेंट का कम से कम 3 कॉपी आपके पास होना ही चाहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय मेंशन कर दिया जाएगा, हम लोग के समय 3 या 4 कॉपी ऐसे कहा गया था, तो आप 1 कॉपी एक्स्ट्रा ही रखेंगे आपके अपने पास तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद से जब आप वहाँ पे अंदर जाते हैं सभी लोगों को रोल नंबर वाइज कभी कभी रजिस्ट्रेशन के आधार पे बैठाया जाता है, जिस अनुसार बुलाया गया रहता है। तो उसके बाद से क्या होता है कि सभी लोगों को एक एक फ़ाइल दी जाती है। उस फाइल में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेलवे में पहले से जमा है, जैसे कि जब आप CVT 1 देते थे तो उसका भी एडमिट कार्ड का कटा हुआ हिस्सा उनके पास रहता है। दूसरा जब CVT 2 दिया होगा उसका भी एडमिट कार्ड का कटा हुआ हिस्सा जो जमा हो जाता था सेंटर पे, वो तीनों CVT का आपके पास उनके पास वहाँ पे रहता है। जब आपने जो मेडिकल बनवाया था, जब साइको पेपर देने आप गए थे तो उस समय मेडिकल आप भी बनवा करके ले गए थे, तो वो सर्टिफिकेट भी आपका उस फाइल में मेंशन रहता है, वो चीज़ें वहाँ पे रहेंगी आपको। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि CVT 1, 2, 3 के एडमिट कार्ड का जो शेष भाग है, कई लोग रखते हैं कई लोग नहीं भी रखते हैं, तो क्या ये ले जाना एकदम ज़रूरी है? अगर आपके पास है तो आप ले जाइएगा, लेकिन उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है कि आपको लेकर के ही आना है वो चीज़। लेकिन अगर आपके पास रहना चाहिए, अगर आप मतलब सीरियस स्टूडेंट है मैं एक तरह से कहूँ, तो आप उसको संभाल के रखिएगा। अभी भी जो भी आपके पास पहले होगा आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। तो वो चीज़ उसमें कटा हुआ हिस्सा उसमें आपके पास रहेगा। उसी समय आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म में उसका फ़ीस रहता है जनरली 30 से 50 रुपए के बीच में रहता है, मुझे एग्जैक्ट पैसा नहीं याद है। वो होता है मेडिकल का जो फ़ीस होता है वो लोग लेते हैं, जो मेडिकल होता है उसका एक चार्ज होता है मेडिकल कराने का, तो वो चार्ज वहाँ पे जमा हो जाता है DV के समय ही स्टार्टिंग में। अब आपके पास जो है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बता दिया जाता है कि इस ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर लीजिए। चाहे तो आप जो नोटिफिकेशन रहता है उसमें जो ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में आप अपने पास लेकर के जाइएगा, और साथ में हो सकता है आप अपने पास कम से कम 10 फोटोग्राफ्स जरूर लेकर के जाइएगा। एकदम कंपलसरी एकदम कह रहा हूँ कि 10 फोटोग्राफ आप अपने करंट के आप लेकर के जाइएगा, वहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट में चिपकाने के काम आता है वहाँ पे। उसके बाद से क्या होता है कि जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो वो लोग पैसे कलेक्ट कर लेते हैं और जो रिसिप्ट होता है वो आपको दे देते हैं पैसे का, कि आपने मेडिकल का जो फीस है आपने जमा किया हुआ है। उसके बाद से आपको बारी बारी से बुलाया जाता है, जो आपने फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है, जो आप एग्ज़ाम में आपने फिंगरप्रिंट दिया होता है तो उसी फिंगरप्रिंट को वहाँ पे मैच कराया जाता है। TCS के लोग वहाँ पे अलग अपना डेस्कटॉप लेकर के कंप्यूटर लेकर के बैठे रहते हैं और वो बारी बारी से आपका वेरीफाई करते हैं। अगर आपका मैच कर जाता है तो एकदम अच्छी बात है, नहीं मैच करता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि वो सेम मैच कराते हैं कि आपने ही एग्ज़ाम दिया हुआ है और आप ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आए हैं, तो दोनों कैंडिडेट सेम हैं। ये सब चीज़ें इसके लिए की जाती हैं। उसके बाद से वहाँ से
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह सारे लोग बैठे रहते हैं, तो एक लोग के पास जाते हैं और वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स आपका चेक होता है। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उससे फ़ोटोकॉपी में मैच कराए जाते हैं और सबकी एक एक कॉपी वहाँ पे अरेंज करके सीरियल नंबर से जिस ऑर्डर में वहाँ पे वो अरेंज होता है उसको अरेंज करके वो लोग वहाँ पे स्टेपल कर देते हैं। और उसको जब फाइनल होता है तो सभी लोग का जो एक सीनियर ऑफिसर होते हैं वहाँ पर लेकर के जाना होता है और वहाँ पे एक रफली वो देख लेते हैं, क्योंकि आपका अच्छे से डॉक्यूमेंट मतलब चेक जो है एक बार हो चुका है, तो एक बार क्रॉस चेक के लिए एक बार और सीनियर के पास जाते हैं। वो लोग थोड़ा अलग बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे जब चेक हो जाता है डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें चेक हो जाती है, आपका सबमिट हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहते हैं, फ़ोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से अब बारी आती है कि वो लोग मेडिकल के लिए किस तरह से भेजते हैं लोगों को। तो डॉक्यूमेंट में पाँचवा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई भी गलत नाम लिखा है तो क्या करना है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं स्पेस गलती है, कहीं आपके फादर नेम में हाई स्कूल में कुछ और मेंशन है, बीटेक डिग्री में कोई और मेंशन है, तो इसके लिए मैं एक सुझाव पहले अभी दूंगा, इसीलिए मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है कि अगर कोई भी करेक्शन है तो आप अभी जा करके करेक्ट करवा लीजिए। आपको एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी बहुत ही समय है और कोई इस एग्ज़ाम में कोई और स्टेप अभी बाकी नहीं है, तो आपके पास समय है। आप चाहें तो आप जा करके करेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ क्या था, बीटेक की डिग्री में मेरे फादर्स ने में स्पेस में गड़बड़ी थी, तो वहाँ पे मैं जा करके और अपने सेंटर पे जहाँ पे लखनऊ में गया था वहाँ से अपना करेक्ट करवा लिया था। तो मेरे पास समय था और समय है अगर आपके पास तो बिल्कुल आप करेक्ट करवा लीजिए, नहीं तो एफिडेविट से काम चल जाएगा, लेकिन आपको एफिडेविट लेकर के जाना है कोई भी अगर गलती है तो। 6 नंबर है EWS OBC सर्टिफिकेट का कब का लेकर के जाना है, ये भी डाउट रहता है। तो EWS सर्टिफिकेट हुआ या फिर OBC सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, इस तरह का सर्टिफिकेट का अभी टाइम है और आप करंट में ही जो लेटेस्ट है वही बनवा करके ले जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। और प्रोफार्मा भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो उसी आधार पे भी बनवाएंगे तो भी चल जाएगा। बहुत कोशिश करिएगा उसी आधार में बनवा लीजिए, क्योंकि वही उसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप उसी पे आप प्रिंट करवा लीजिएगा, नाम लिखवा लीजिएगा और वहाँ से मुहर और सिग्नेचर करवा लीजिएगा। अपने आसपास में जो भी लेखपाल होंगे और जो जिला से जो बनवाते होंगे तो वहाँ से बन जाएगा। 7 नंबर पॉइंट है DV के बाद मेडिकल कहाँ होगा। हाँ ठीक है, DV जब हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद से वो लोग एक बंद लिफाफे में, हाँ DV से पहले एक काम और होता है कि आपका एक बॉडी पे कहीं भी आप कट मार्क्स, वो लोग पहचान के लिए 2 कट मार्क्स आपको दिखाने होते हैं। ठीक है, पहले कई लोग सोचते हैं जो तिल के निशान होते हैं वो क्या मतलब उसमें मेंशन करना सही होगा, तो तिल का निशान वो लोग उसको नहीं मानते हैं। कोई 2 कट मार्क्स, चाहे सिर के पास हो, हाथ के पास हो, कहीं भी कट मार्क्स आपको देने होते हैं। क्योंकि ये होता क्या है कि जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उन कट मार्क्स के आधार पे वेरीफाई किया जाता है कि आप वही कैंडिडेट हैं जिसको मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो वो चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती हैं, मुहर उसमें अटेस्टेड रहता है। आपको एक लिफाफा वहाँ पे फ़ोटो के साथ सभी चीज़ें वो अटैच करके और एक बंद लिफाफा टेस्ट करके वहाँ पे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपको मेडिकल के लिए कहाँ जाना है। सभी जोन में मेडिकल अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर एक जोन में 2-3 मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि हर जोन में अलग अलग डिवीज़न भी हैं और हर डिवीज़न में एक मेडिकल हॉस्पिटल है। तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, उसमें लिफाफे में मेंशन रहेगा, ऊपर ही मेंशन रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप इन्वेलप लेंगे तो उसमें देखिएगा आपको अटेस्टेड जरूर होना चाहिए, मुहर उसमें ज़रूर लगी होनी चाहिए। अगर मुहर गलती से छूट जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और किसी का बाय मतलब डिफ़ॉल्ट गलती से किसी के लिफाफे पे मुहर नहीं लगी है, तो आपको दोबारा वहाँ से जहाँ मेडिकल के लिए भेजा गया वहाँ से फिर से वापस आना पड़ेगा। और वो इतना पास नहीं होता है, कभी कभी 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर होता है। क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गोरखपुर में हुआ था और मुझे मेडिकल के लिए बनारस भेजा गया था, बनारस हॉस्पिटल में। तो अगर मेरे लिफाफे पे एक साथ एक लड़के का ऐसा हो गया था कि वहाँ पे लिफाफे पे उनकी मुहर गलती से छूट गई थी, तो उन्हें दोबारा वहाँ पे भेजा गया था, गोरखपुर जाइए मुहर लगवा करके दोबारा फिर से आइएगा। तो ऐसा गलती ना हो, आप मुहर एक बार अपने से ही क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 8 नंबर पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है कि गर्ल्स और फिजिकल हैंडीकैप्ड का मेडिकल कहाँ होगा। इसमें यह है कि गर्ल्स और फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको वरीयता दी जाती है कि जहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सहूलियत के आधार पे वो लोग कहीं दूर ना भेजे जाएं। आप यहाँ पे आ गए हैं तो यहीं पे जनरली जोन में भी मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहीं पे मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, तो नज़दीकी मेडिकल हॉस्पिटल में उनको दे दिया जाता है कि वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। और जनरली जिस दिन DV होता है उसके अगले दिन ही मेडिकल के लिए बोला जाता है।
तो आपको तुरंत उसी रात आपको निकलना भी होता है। ज़्यादा दूर नहीं होता लेकिन आपको तुरंत निकलना होता है। और उसमें बताया भी जाता है कभी कभी शुरुआती जो टेस्ट होते हैं वो बिना खाए आपको बिना भोजन के वो टेस्ट करने रहते हैं, जैसे ब्लड के कुछ टेस्ट हैं, तो वो उस समय आपको पता चल जाएगा, आपको उसमें बताया जाएगा, तो आप उसी आधार पर जाइएगा। क्योंकि हम लोग का हुआ था कि आपको बिना खाए ही सुबह जाना है, अगले मॉर्निंग में आपका पहला जो ब्लड टेस्ट होगा वो खाली पेट का ही होगा, उसके बाद से बाकी प्रोसीजर है उसको आपको खाने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ डाउट्स से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के मैंने यहाँ पे बता दिए। और मेडिकल का जो प्रोसीजर मेडिकल कैसे होगा वो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा और अच्छे से डिटेल में कि क्या क्या वहाँ पे मेडिकल में चेक होता है। और जो भी अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझको मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे जो लोग द स्टूडेंट को फॉलो किए हैं, होता क्या है कि मैं स्टोरी पे कई चीज़ें जो डाउट्स रहते हैं वहाँ पे मैं लगा देता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे तो आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं @thestudent.study नाम से, वहाँ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।